हफ्ते के आखिरी दिन और सीरीज की शुरुआत में भारतीय बाजारों के लिए मजबूती के संकेत। सेंचुरी मारता हुआ एसजीएक्स निफ्टी। हफ्ते के आखिरी दिन का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहेगा और ये सीरीज कैसी रहेगा इस पर फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। पूरे एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। नई सीरीज पर रखनी है नजर। वीकेंड सेशन है, थोड़ा मार्केट्स का भी सपोर्ट है, तो बताएं सर आज के ट्रिगर्स क्या क्या? ट्रिगर्स ढेर सारे हैं दीप, बाहर के बाजारों के भी और हमारे अपने भी। आईटी शेयरों के और टेक्नोलॉजी से जुड़े शेयरों के दमदार नतीजों के चलते नैस्डैक में बड़ी उछाल दिखी। डाउ भी मजबूती के साथ उम्मीद से कहीं बेहतर बंद होता दिखा। 600 अंक की तेजी। नतीजों के लिहाज से कल बड़े इंटरेस्टिंग नतीजे आए। वेदांता, एक्सिस बैंक अच्छे नतीजे दिख रहे हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट के नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। कई सारे नंबर्स हैं जो मिले जुले हैं, अंबुजा सीमेंट वगैरह। तो आज बड़ा एक्शन नतीजों के दम पर दिखेगा जो कल बाजार बंद होने के बाद आए। लेकिन आज भी नतीजों के लिहाज से है बड़ा दिन। निफ्टी की 3 कंपनियां हैं तो वायदा कारोबार की 4 कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं और कैश मार्केट के नतीजों की है लंबी लिस्ट। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ और वो है 2 मई से, यानी कि इस सीरीज की शुरुआत में ही अब वायदा कारोबार के शेयरों पर भी एएसएम लागू होगा। यानी कि उतार चढ़ाव वाले शेयरों पर थोड़ा एडिशनल मार्जिन, थोड़ा नहीं ज़्यादा, 50 से 100% तक के एडिशनल मार्जिन लगाने का सर्कुलर जारी हुआ है एनएससी की तरफ से। तो ये सारे के सारे ट्रिगर्स हैं जो आज आपके लिए हैं बेहद काम के। बिल्कुल, तो बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुआ है, इस पर रखेंगे नजर। नतीजों की भी बात करनी है सर से और जानना भी है कि नई सीरीज के लिए आपको क्या करनी है तैयारी। पर उससे पहले एक बार थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स को टच कर लेते हैं, क्योंकि इस हफ्ते आई थिंक पहली बार है कि एटलीस्ट बैक टू बैक थोड़े अच्छे संकेत हमें दिख रहे हैं जहां तक मार्केट्स का सवाल है। बट जिस तरह से रोलर कोस्टर राइड रही है और स्पेशली जो यूएस के आईटी स्टॉक्स में हो रहा है सर जी, 18% की मूव। फेसबुक चौथा सबसे बड़ा स्टॉक है जो 18%, मतलब ये स्मॉल कैप है लार्ज कैप है? बिल्कुल स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों की तरह वहाँ के स्टॉक्स रिएक्शन दे रहे हैं नतीजों पर। दीप थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाऊंगा इस हफ्ते की शुरुआत से। और पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार ये कह रहा हूँ कि पूरे ग्लोबल मार्केट्स में इस वॉलेटिलिटी की सबसे बड़ी वजह है वो कश्मकश, वो 2 विचारधाराएं जो एक मैक्रो फैक्टर्स पर हैं। इकोनॉमी का हाल कैसा है, लिक्विडिटी कैसी है, ब्याज दरें कैसी है, महंगाई कैसी है, बड़ी पिक्चर देखने वाले। और दूसरी तरफ वो है जो कंपनियों की कमाई पर फोकस करने वाले। इन दोनों के बीच की कश्मकश है, राइट। जब आप गिरते हैं आपके पास मैक्रो फैक्टर्स होते हैं, बड़े रीजन होते हैं इकोनॉमी से जुड़े हुए। जब आप बढ़ते हैं तो आपके पास ये रिजल्ट वाले रीजन होते हैं। तो एग्जैक्टली मार्केट उसी तरह से बिहेव कर रहा है, क्योंकि जो लोग स्टॉक्स पर भरोसा करते हैं, कंपनी पर भरोसा करते हैं, वहां पैसा लगाते हैं, वहां से पैसा बनाना है। उन्हें अगर मेटा पसंद है तो पसंद है और वो कम डिलीवर कर रहा है तो उनके लिए वो ठीक है। तो अब मेटा चूंकि इतना बड़ा स्टॉक है और अगर 18% बढ़ेगा तो नेचुरली उसका इंपैक्ट और सेंटीमेंट आपको इंडेक्स में दिखेगा। तो उसके दम पर किसी दिन आपको इंडेक्स इस तरह से मजबूती दिखाएगा, किसी दिन ब्याज दरों की समस्या, लिक्विडिटी खत्म होने की समस्या, महंगाई की समस्या, जो आप कहना चाहें कह दे, उन समस्याओं के चलते कभी मार्केट आपको गिरता हुआ दिखेगा। तो ये वॉलेटिलिटी वहीं से आ रही है। जब तक ये दोनों ही तरह के सोच वाले इन्वेस्टर्स अपनी अपनी बात को लेकर मजबूती के साथ तने हुए हैं, एक जब तक हथियार न डाल दे तब तक एक डायरेक्शन में बाजार जाएगा नहीं। अब वो तेजी की तरफ बनता है, मंदी की तरफ बनता है, वो देखने वाली बात है। लेकिन ओवरऑल जो ये उतार चढ़ाव हो रहा है, देखिए जब हम खराब होते हैं अमेरिकी बाजारों को और तब हम मैक्रो फैक्टर्स डिस्कस करके खुश हो जाते हैं, बता देते हैं। वैसे जब तेजी होती है तो भी माइक्रो फैक्टर्स पर फोकस है। तो दोनों तरह के फैक्टर्स, कभी कोई भारी पड़ेगा कभी कोई भारी पड़ेगा, ये क्लियर कट है। लेकिन जैसे रिजल्ट सीजन अब धीमे धीमे खत्म होने की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे अमेरिकी बाजारों की वॉलेटिलिटी भी कम होगी, ये चीज क्लियर है। दूसरे फैक्टर्स में भी आप देखेंगे तो कोई तस्वीर बहुत साफ नहीं है। अब समझिए कल तो मेटा के रिजल्ट ने बचा लिया, लेकिन कल बाजार बंद होने के बाद कुछ दिग्गजों के जो नतीजे हैं उनमें सब 5% नीचे है। अब इस चक्कर में नैस्डैक फ्यूचर्स नीचे है। तो आप ये अंदाजा लगाना ही मुश्किल है कि किस वक्त मैक्रो फैक्टर पे काम करेंगे, किस वक्त माइक्रो फैक्टर पे काम करेंगे। तीसरी चीज, अब एक तरफ आप देखिए डॉलर इंडेक्स 2002 के बाद की ऊंचाई 20 साल की ऊंचाई पर है। तो ऐसे देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स अगर 20 साल की ऊंचाई पे है तो तेजी किस बात की? एग्जैक्टली। दूसरी तरफ आपका बॉन्ड यील्ड देखिए 3% से घटकर 2.85। सो आपको इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग सिग्नल मिलेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करें। और ऐसी सिचुएशन में आमतौर पर लोग क्या करते हैं, जो मार्केट दिखाता उस लिहाज से डायरेक्शन ले लो, राइट। किस चीज पे मार्केट रिएक्शन दे रहा है उसका एनालिसिस कर लो। ये एग्जैक्टली हो रहा है। बट असली लड़ाई बड़े ट्रिगर्स और कंपनियों की कमाई के बीच की है, सिंपल। और ये लड़ाई थोड़े वक्त तक चलेगी जब तक बाजार अपनी कलेक्टिव विजडम में, अपनी सोच में, अपने दिमाग से ये डिसाइड ना कर लें कि मुझे
मीडियम टर्म के लिहाज से तेजी करनी है मंदी, और इस लड़ाई के पीछे सबसे बड़ा वजह वो समय है जो नतीजों के सीजन का है। और नतीजों के सीजन पर सबसे ज़्यादा आप कंपनियों के नतीजों को देखते हैं, समझते हैं और उस पर व्यू बनाते हैं नतीजों के लिहाज से, मैनेजमेंट की कमेंट्री के लिहाज से। इसीलिए मुझे लगता है थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला मामला अभी रह सकता है, लेकिन मेरा ये समझना है ये उतार चढ़ाव वाला मामला शायद आपको अमेरिका में ज़्यादा दिखे। भारतीय बाजारों में अगले हफ्ते से थोड़े वॉलेटिलिटी कम होने के आसार बन सकते हैं। ये अलग एक विषय है जिस पे हम बात करें, बट ओवरऑल अमेरिकी बाजारों में ये थोड़े रिजल्ट्स के लिहाज से अभी वॉलेटिलिटी रहने की संभावना है। बिल्कुल, और ये हफ्ता तो काफ़ी बड़ा भी रहा है उनके नतीजों के लिहाज से। खैर, नतीजों पर तो हमारे बाजार भी रिएक्ट कर रहे हैं सर, बट आपने वॉलेटिलिटी की बात करी और अगले हफ्ते से बात करी, तो नई सीरीज भी अब से शुरू हो रही है, उस पर भी जरा राय दें। वैसे देखें तो अप्रैल सीरीज ऑलमोस्ट फ्लैट रही है, बट उतार चढ़ाव के बीच देखें तो काफ़ी वॉलेटाइल रही है। सीरीज की शुरुआत अप्रैल की हमने बड़ी दमदार की, ऐसा किया कि तो तोड़फोड़ हो गई, लेकिन फाइनली 220 पॉइंट निफ्टी नीचे बंद हुआ, बैंक निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। तो 220 पॉइंट मतलब 1% 1.25% कोई खास बड़ी बात नहीं है। 50 पॉइंट बैंक निफ्टी तो कुछ होता ही नहीं है, तो जहाँ घूम फिर के वहीं के वहीं बंद हो गए। जहाँ तक मई सीरीज का सवाल है दीप, आमतौर पर जो गाना गाया जाता है सेलिन में गो अवे, वो कौन ये मतलब क्या ये इसका कुछ सेंस है ये कहने का, सेल इन में एंड गो अवे? डेटा क्या दिखाता है इसका? देखो, हमने बहुत इतिहास तो नहीं पढ़ा है दीप सेल इन में गो अवे का, लेकिन होगा कहीं न कहीं कि हमारे बुजुर्गों ने कहाँ से कुछ सोच समझ के ये कहावत निकाली होगी। लेकिन ये बता सकता हूँ वो बुजुर्ग वो हैं जो 2013 के पहले के मार्केट ट्रैक करते होंगे। और 2013 कहाँ से आया वो मैं बता देता हूँ। 2013 के बाद से मई की सीरीज में एक भी साल ऐसा नहीं है जहां मार्केट नेगेटिव बंद हो। Absolutely. अब निफ्टी हमेशा 0.5% ही ऊपर बंद हो, लेकिन ऊपर बंद हो रहा है। सो अभी तक मतलब 2013 से ये 8वीं 9वीं सीरीज होगी, नो सीरीज है जो मार्केट नेगेटिव बंद नहीं हुआ, तो सेल इन में गो अवे कैसे हुआ? एग्जैक्टली। सो आई डोंट थिंक कि, और मुझे याद है पिछले साल भी हमने मई सीरीज की शुरुआत में यही डेटा के साथ रिसर्च करके लिंक भी किया था कि ये ठीक नहीं है। सो आई थिंक अगर 2013 से 2021 तक मई सीरीज में रिटर्न पॉजिटिव बना है और इस सीरीज में भी हम अप्रैल की सीरीज में भी हम कमजोरी के साथ बंद हुए, तो फिर ऐसा मई की सीरीज को लेकर घबराने की कोई खास जरूरत नहीं। हो सकता है कोई एक बड़ा मतलब शार्प इंटेलिजेंट बड़े दिमाग वाला ऐसा कोई एम्प्लॉय रहा हो किसी जमाने में, बड़ा फंड मैनेजर, जिसको मई के महीने में अपने बीवी बच्चों के साथ गर्मियों की छुट्टियों पे जाना हो। उन्होंने शुरुआत की कि सेल इन में गो अवे। ये तो इंडियन मार्केट वाला होगा सर, फिर ग्लोबल मार्केट में नहीं, हमारे होते हैं समर वेकेशन से। पॉसिबल है, लेकिन हाँ इस कहावत का कोई खास मतलब डेटा के लिहाज से, हिस्ट्री के लिहाज से है नहीं। हाँ, अब आप ये कह सकते हैं कि 9 सीरीज लगातार ऊपर बंद होने के बाद एक आध सीरीज नीचे बंद है, वो तो पॉसिबल है, लेकिन वो तो नोबडी नोज। बट ऐसा मई के महीने से लेकर जो डर है वो दिमाग से निकाल दीजिए। और दिमाग से निकालने के पीछे 1-2 वजह और है जो मैं मई सीरीज के डेटा आपको बताऊं। सबसे पहली वजह तो ये कि मई सीरीज के जो ओपन इंटरेस्ट की शुरुआत आप कर रहे हैं निफ्टी में 85 लाख शेयर के साथ है, जो कि मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, दिसंबर 2020 के बाद सबसे लोएस्ट ओपन इंटरेस्ट पे जा रहे हैं। वाह। और मैं दिसंबर 2020 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले के डेटा आशीष ने दिए नहीं। अब तक मेरे पास दिसंबर 2020 तक के डेटा है, तो दिसंबर 2020 से लेकर अब तक के जो डेटा 21 यानी कि कम से कम 16 महीने के 16 महीने के लोएस्ट ओपन इंटरेस्ट पे हम निफ्टी में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है आइदर साइड। जी बिल्कुल, बाजार को वही चाहिए, बाजार को और कॉन्फिडेंट लोग चाहिए ही नहीं किसी भी तरफ। एग्जैक्टली। न तेजी में चाहिए न मंदी में। तेजी में और कॉन्फिडेंट होंगे तो बाजार बाउंस कर देगा, मंदी में और कॉन्फिडेंट होंगे, तेजी में होगा तो गिर जाएगा, मंदी में और कॉन्फिडेंट होंगे तो बढ़ जाएगा। सो ये सबसे बड़ी चीज है कि जो मेरे पास है दिसंबर 2020 के बाद से तो सबसे लोएस्ट ओपन इंटरेस्ट पे जा रहे हैं, हल्के हैं बाजार, पहली चीज। दूसरी चीज, जो एफआईएस के इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन है वो 35% पे, सिर्फ 2 महीने पहले का छोड़ दें, फरवरी में जरूर 33% पे हमने की थी, मार्च वापस थोड़ा सा बेहतर था, अप्रैल थोड़ा सा बेहतर था, अभी वापस आप 33% पे जा रहे हैं। लास्ट टाइम 33% से कम जो थी वो अप्रैल 2020, मार्च अप्रैल 2020 याद है ना, नहीं लेना वाला वो टाइम, बिल्कुल बिल्कुल, तब के लेवल पे आप हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि मतलब इतना खराब है क्या? वापस मार्च 2020 जैसा समय है क्या? उसका जवाब तो नहीं है। करेक्ट। सो फिर ऐसे में आप एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पे भी बेहद हल्के जा रहे। तो मई सीरीज में बढ़ने के लिए सबसे 2 बड़े ट्रिगर आपके पास, इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन बेयर मिनिमम है,
स्टॉक्स में और एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बेयर मिनिमम। अब 35% के नीचे कितना बेचेंगे भाई? इतना तो लॉन्ग रखना ही पड़ेगा आपको, इक्विटी में है तो। हाँ, और बिल्कुल ही छोड़ के जाना है वो तो अलग बात है। दो चीज। तीसरी चीज रोल ओवर है, वो भी कम हुए। निफ्टी के रोल ओवर 78% है पिछले महीने के 82% के मुकाबले में। बैंक निफ्टी का रोल ओवर 85% है 91% के मुकाबले में, यानी कि लोग रोल ओवर भी कम कर रहे हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ है। सो ओवरऑल दीप अगर आप देखें तो हम बहुत हल्के नोट पर जा रहे हैं, और ऐसे में कोई सीरीज के डेटा को लेकर समस्या नहीं है, इनफैक्ट पॉजिटिव साइड। और ऐसे में एक चीज़ हो सकती है, वो ये कि खैर पिछला अप्रैल और मई तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के लिए मतलब वो 12 साल में भरने वाला एक कुंभ का मेला था, जिसमें मतलब जिसने डुबकी लगाई उसके पाप भी धुल गए। करेक्ट। अब वैसा तो 12 साल में एक आध बार ही आता है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है इस महीने मिड कैप शेयरों का समय आ रहा है। अच्छा, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का समय आ रहा है। अगर निफ्टी रेंज बाउंड भी हो जाए, यहाँ से आप 16,800 17,000 के नीचे न जाए निफ्टी पर, तो आपके लिए बढ़िया समय मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के लिए आ सकता है। सो इनिशियली जो डेटा बता रहे हैं 16,800 17,000 सपोर्ट रेंज है, और ऊपर की तरफ 17,800 18,000, ये बेसिक डेटा आपको मे सीरीज के लिहाज से मिल रहे हैं। इसके बीच में टाइम पास करते हैं। 16,800 के नीचे आप गए तो फिर नई रिस्क खुलेगी, 18,000 के ऊपर निकले तो नए हाइस की तरफ बढ़ेंगे। ये ब्रॉड डेटा 1200 पॉइंट की रेंज, ये ब्रॉड डेटा अभी डेटा के लिहाज से। फिर तो कोई खबर आ जाए, कोई रशिया वशिया टाइप की कोई अच्छी खबर या खराब खबर आ जाए, वो तो पता नहीं, न्यूज़ तो अपनी जब आएगी तब आएगी, बट डेटा के लिहाज से ये चीज़ दिख रही है और सीरीज में हम कंफर्टेबल है। पुट कॉल रेशियो के लिहाज से भी बता दूं, 1.33 के पुट कॉल रेशियो पर हम ओवरबोट नहीं है, क्योंकि पोजीशन ही कम है। रेशियो से आपको लगेगा कि हायर साइड पर, लेकिन कोई दिक्कत। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.9 है, कंफर्टेबल है। सो आई थिंक मई सीरीज की शुरुआत इससे बढ़िया नोट पर आप कर नहीं सकते। चलिए, तो ये एक अच्छी बात है। और जैसा अनिल जी ने कहा, ब्रॉडर मार्केट्स मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा एक्शन आ सकता है। जैसा सर कह रहे थे, आशा करते हैं अगले हफ्ते से थोड़ी वॉलेटिलिटी कम होगी। करते हैं सर फिर आज की शुरुआत। इस सीरीज का पहला दिन क्या है आज का सेटअप? ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर रखे हैं दीप मैंने जी। एफआईएस के संकेत न्यूट्रल साइड पर हैं, आगे हम विस्तार से बात करेंगे। घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट न्यूट्रल है, ट्रेंड न्यूट्रल है। तो ज्यादातर से न्यूट्रल है। अच्छी बात है, कोई भी नेगेटिव एक भी नहीं दिख रहा है इस वक्त, कम से कम ये बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब आइए सपोर्ट जोन 17,075 17,150 निफ्टी पर तुरंत प्रभाव से सपोर्ट का काम करेगा, जिसके नीचे आसानी से हम आज जाएंगे नहीं। फिर भी एकेडमिक पर्पज से बेस्ट बाय जोन 16,950 17,000 नोट करके रख लीजिए। ऊपर 17,350 17,300 350 ऊपर की रेंज है, इसको पार करके निकले तो 17,400 17,475 जहां प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी 36,075 36,175 तुरंत आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी बैंक निफ्टी पर। इसके नीचे अगर गए तो 35,750 35,950 ये 200 पॉइंट की रेंज खरीदारी के लिए परफेक्ट जगह है आपके लिए, अगर वहां पहुंचता है तो। ऊपर कितना जा सकते हैं? 36,600 36,725 रुकावट की जगह, 36,500 को पार करके टिके तो ऊपर की तरफ 36,800 36,950 प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली की जगह। सो ब्रॉडली मैं 37,000 के ऊपर बैंक निफ्टी को अभी तुरंत नहीं देख रहा, और 36,000 के नीचे तुरंत आते ही खरीदारी आने की संभावना है। पिछले 2 हफ्तों से आपने 36,000 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दी है, और उम्मीद करता हूँ आज भी नहीं देंगे। सपोर्ट्स को होल्ड करें क्लोजिंग बेसिस पे। और निफ्टी में भी आप देखिए 16,950 के नीचे आप बंद नहीं हो रहे हैं, वो बार बार होल्ड कर रहे हैं, ये आपके लिए बड़े रेंज। ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस 17,245 पर आप बंद हुए हैं। इमीडिएट सपोर्ट पहला 17,200 17,175 17,150 तीन छोटे वाले, 17,075 17,000 16,950 तीन मीडियम, 6 सपोर्ट काफी है। ऊपर 17,300 325 350 तीन छोटे रुकावट के लेवल हैं। ऊपर की तरफ बड़े 400 450 475 6 लेवल से काम हो गया, दोनों तरफ ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। बैंक निफ्टी 36,422 पर आप बंद हुए। इमीडिएटली जो सपोर्ट है 36,350 36,300 ये 2 छोटे हैं, 36,175 36,075 और 36,000 ये मीडियम सपोर्ट है, और इसके नीचे फिसलने की संभावना कम है, लेकिन नोट करके रखें 35,925 35,750 ये फाइनल लेवल है। ऊपर की तरफ आइए 36,500 36,600 ये 2 छोटे लेवल हैं, 725 800 900 मीडियम लेवल है, और 36,950 फाइनल लेवल। फिलहाल मैं 37,000 के ऊपर नहीं देखा, अगर 37,000 के ऊपर निकल कर टिकता है तो आज मेरे लिए सरप्राइज होगा, और
35,900 के नीचे जाकर ट्रेड करता है तो शॉक होगा। तो ये ब्रॉड रेंज आज डेटा के हिसाब से सीरीज के पहले दिन रेंज बहुत साफ निकल कर आ रही थी। पिछले 2-3 दिनों से ये हो रहा है एक्चुअली, और इसीलिए कई बार ट्वीट करके बोले आपके लेवल एकदम सटीक आए, बिल्कुल परफेक्ट आए। तो अगर जिस दिन लेवल सटीक आ रहे हैं उस दिन भी डेटा का कमाल है, और नहीं आ रहे हैं तो भी डेटा की वजह से। तो मैं डेटा देख के निकालता हूँ। कभी डेटा आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर मिलते हैं, कभी कभी आपको थोड़े डेटा साफ नहीं मिलते हैं। सो अभी साफ मिल रहे हैं, सो डेटा को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, एकदम परफेक्ट डेटा निकल कर आए। ये आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर हाई, रफली 1000 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर भी निकल रही। ठीक है सर। और निफ्टी में भी एक चीज कहना चाहता हूँ दीप, ब्रॉडली नीचे 16,900 17,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है, और ऊपर जो है ना 17,400 17,500 रुकावट की जगह बनेगी। ये फिलहाल दिख रहा है। तो इस रेंज में भी थोड़ा मार्केट को टाइम पास करना है। ठीक है सर। एफआईएस की पोजीशन और पीसीआर तो बात कर ही ली, मौजूदा पोजीशंस पर आते हैं सर। मौजूदा पोजीशन अब थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पर, स्टॉप लॉस को लेकर मैं थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया कि क्या देना चाहिए। थोड़ा दूर का दिया है 16,950 का इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। अगर किसी को इंट्राडे छोटा लगाना है तो 17,050 का लगा सकते हैं, लेकिन वो भी दूर है। 17,250 200 पॉइंट नीचे का, लेकिन उससे ठीक कोई स्टॉप लॉस मिल नहीं रहा। सो इसलिए 16,950 रखा है। बेयर विद मी फॉर वन डे, शायद मंडे से मैं प्रॉपर और थोड़ा नजदीक का स्टॉप लॉस, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस दूर का देना भी नहीं चाहता, लेकिन अभी फिलहाल 300 पॉइंट से नजदीक का कोई ढंग का स्टॉप लॉस मिल नहीं रहा। फिर भी किसी को छोटा रखना है तो 17,050 का रखें, अदरवाइज 16,950। बैंक निफ्टी पे भी सेम है, 35,900 का स्टॉप लॉस है। ये ठीक है, 500 पॉइंट दूर है लेकिन ये ठीक है। 500 पॉइंट का बैंक निफ्टी में रखना पड़ेगा, तो ये 35,900 है। किसी को बहुत छोटा रखना है तो फिर वो आप अपने हिसाब से 36,300 का रख लो, 125 पॉइंट नीचे, बट वो अपनी अपनी कैपेसिटी पर है। अदरवाइज 35,900 ठीक है। शॉर्ट अगर आप हैं तो शॉर्ट में देखिए दो चीजें दीप। कल जो शॉर्ट का हमने कॉल दिया था उसमें इंट्राडे वाला और क्लोजिंग वाला दोनों स्टॉप लॉस 17,225 का था। दोनों ट्रिगर हुए, आपने डिसिप्लिन के तौर पे ट्रिगर कर दिए, वेरी गुड। नहीं किए हैं तो अब आपके पास स्टॉप लॉस जो बन के आता है वो आता है 17,425 का। जिसको छोटा रखना है वो 17,325 का रखे। क्लियर है? छोटा रखना है 17,325 का, लेकिन अदरवाइज 17,425 अपनी कैपेसिटी से। बैंक निफ्टी इंट्राडे स्टॉप लॉस 37,000 है और क्लोजिंग 36,750 का है। अब जिसको छोटा रखना है वो 36,600 का रख सकता है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, और जिसको थोड़ा डीप रखना है वो 37,000 और 36,750। ये कह सकता हूँ ये आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। 36,600 वाला हो भी सकता है, इंट्राडे तो हो ही सकता है, क्लोजिंग वाला पता नहीं। सो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रखें, बट अदरवाइज ये 37,000 तो मुश्किल लग रहा है। हाँ, 600 पॉइंट दूर है, और क्लोजिंग में 36,750 यानी कि 400 300 350 पॉइंट 1% ऊपर की क्लोजिंग मिले तो इस हिसाब से ये स्टॉप लॉस है। अंडरस्टूड सर, ठीक है। नई पोजीशंस पर आते हैं। यहाँ पर क्योंकि लग रहा है कि आज लगातार दूसरे दिन अच्छी शुरुआत के संकेत हैं, क्या करेंगे? 17,075 17,150 इस रेंज में आए तो खरीदिए जरूर। वहाँ हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, डेफिनेटली खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस क्रिस्टल क्लियर है 16,950 का। टारगेट 17,175 200 छोटे टारगेट, 250 300 मीडियम टारगेट, 325 350 फाइनल टारगेट। 6 टारगेट, ज़्यादा लंबे चौड़े आज टारगेट है नहीं। एग्रेसिव ट्रेडर्स सीधा 17,050 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीद लीजिए। जो मैं बोल रहा था कि जिसको छोटा स्टॉप लॉस रखना है वो 17,050 का। 17,300 325 छोटे टारगेट, 350 400 मीडियम, और 450 475 फाइनल टारगेट। ये दोनों तरह के लिए। सो ये वाली ज़्यादा सही स्ट्रेटेजी है एग्रेसिव ट्रेडर वाली खरीदने के लिए। अच्छा, अगर गैप से बहुत नहीं खुले तो बेचना चाहते हैं 17,350 17,450 की रेंज में बेचें। 350 से सोचकर मूड बनाना शुरू करें कि क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए दीप, सिंपल सी चीज़ है, नैस्डैक फ्यूचर नीचे है। अगर डाउ फ्यूचर भी आपको ख़राब होते दिखे तो आप जल्दी बेचना शुरू करें 325 350 से। अगर मजबूत होते दिखें तो आप आराम से 400 के आसपास एक बार चांस लेना चाहिए। हाँ, वहाँ बेचना चाहिए। 450 आए तो थोड़ा और बेचिए, है ना। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का दे रहा हूँ, 525 का जानबूझ के वो लगाइए, बेचिए। टारगेट 300 250 200 175 150 और 17,075 के। कोई बड़े लंबे टारगेट भी नहीं है, बस इतने ही टारगेट के लिए। ये होगी आपके लिए बेचने की राय निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी पे भी सेम है दीप, खरीदने और बेचने दोनों की राय। फर्क इतना है कि निफ्टी में खरीदने की राय नॉर्मल और एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए अलग है। बैंक निफ्टी में दोनों के लिए, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी अलग है और खरीदने और बेचने की तो 4 स्ट्रेटेजी है। एक तो ये कि 35,950 और 36,100 की रेंज में अगर बैंक निफ्टी आ जाता है तो वहाँ जरूर खरीदना है आपको। 35,950 36,100, यहाँ से 500 पॉइंट दूर है, वहाँ आए तो लेना ही है। स्टॉप लॉस
35,750 का बनेगा, वो स्ट्रेटेजी ले आए बैंक निफ्टी के लिए, नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। टारगेट जो आएंगे 36,175, 275, 325, ये तो हो गए छोटे टारगेट। 400, 450 और 500 ये आगे के टारगेट। तो टारगेट यहाँ 6 ही रखें, लेकिन खरीदने की रेंज नोट कर लीजिए 35,950, 36,100। ओके। अब एग्रेसिव ट्रेडर्स उस रेंज का इंतजार न करें, उनके लिए स्टॉप लॉस है 36,000 का, दूर है लेकिन 36,000 का ये स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदिए। ऊपर का टारगेट बनेगा दीप 36,500, 600, 725, 800, 900, 950, ये फाइनल 6 टारगेट ऊपर के, ठीक है। बैंक निफ्टी बेचना है 36,800, 36,950 की रेंज में आए तो जरूर बेचिए, 37,050 का स्टॉप लॉस लगाकर बेच दीजिए। इस रेंज में एक चांस लेना चाहिए दीप, आए तो रुकना मत। ओके। हाँ, 36,725, 36,600 दो छोटे टारगेट हैं, 525, 425 मीडियम टारगेट है, 350, 300 फाइनल टारगेट। टारगेट भी बड़े नहीं रखे, आज सब में 6 टारगेट के आसपास ही आ रहे हैं, कोई ज्यादा लंबे। क्लियर लेवल से आप कह रहे हैं निकल। हाँ, लेवल क्लियर है। सिर्फ एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए जो बिकवाली की राय, ये इंटरेस्टिंग है, ये ट्रिकी है, मौका मिल भी सकता है ना भी मिले। 36,600 से 36,725 की रेंज में ही बेच दीजिए। ओके। अब क्या हो रहा है देख, किसी दिन बैंक निफ्टी मजबूती ज्यादा दिखाता है, लीडरशिप किसी दिन कम दिखाता है। Yes. अगर आज बैंक निफ्टी की लीडरशिप आए तो ठीक, तो फिर आपको ऊपर बेचना है। Okay. अगर लीडरशिप नहीं आती है तो आपको यहीं बेच देना है। ओके। 36,600, 36,700। और लीडरशिप से कैसे कंपेयर करना है, ज्यादा कौन बढ़ रहा है, निफ्टी या बैंक निफ्टी। अगर निफ्टी ज्यादा बढ़ रहा है तो बैंक निफ्टी को यहीं बेच दो, राइट, क्लियर है ना। और बैंक निफ्टी ज्यादा बढ़ रहा है तो ऊपर की रेंज में बेचो। ये चीजें मतलब वो स्पून फीडिंग वाली चीज़ है, इसलिए ये सब सीख सीख के खुद ही दिमाग लगाओ, थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा कि कब कैसे ये, इसलिए वो है ना, वो एक आपकी इंटरनल गट फीलिंग आना जरूरी है, बिल्कुल, कि किस लेवल पे कैसे इनिशिएट करना है। सो 36,600, 36,725 में बेचिए, 36,850 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। यहाँ टारगेट थोड़े से मैंने लेवल ज्यादा दिए हैं, लेकिन लेवल ज्यादा होने का मतलब नहीं कि रेंज ज्यादा है, क्योंकि बीच बीच में छोटे छोटे बहुत आ रहे हैं। 36,525, 425 और 350, ये 3 छोटे टारगेट हैं। 36,300, 36,175 और 36,100 मीडियम टारगेट है। 36,025 और 35,950 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको करनी है बिकवाली। ओके, तो अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए दोनों मौके रहेंगे, बैंक निफ्टी पर और निफ्टी पर खरीदारी के मौके हैं। अदरवाइज तो बाकी नॉर्मल स्ट्रैटेजी भी सर ने आपको दे दी है। कल के फंड्स के डेटा की कुछ बात करें, क्योंकि फ्यूचर्स में एक बड़ा बिकवाली का नंबर निकल कर आ रहा है। काफी सारे लोग इस पर बोल भी रहे थे कि इतना बड़ा फिगर, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का फ्यूचर्स की बिकवाली का है, पर उसको थोड़ा समझाएं सर। बहुत बेचा है, इतना खराब बेचा है। 12,521 करोड़ के ऑप्शंस में बिकवाली देखो, इतना जबरदस्त एफआईज ने बेचा कि 206 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया और 400 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ गया। बेसिकली एक्सपायरी के एडजस्टमेंट वाले डेटा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने पर, अच्छा एक और चीज़ आजकल ये भी हो रही है कि वो डू नॉट एक्सरसाइज वाला ऑप्शन की जो बात है, तो उसके चलते अब ऑप्शंस की बिकवाली ज़्यादा होने लगी। तो कि अगर आप ऑप्शंस खरीद कर या बेच कर बैठे इन द मनी वाले, तो उसमें आपको ट्रेड लेना जरूरी है। तो इन बड़े डेटा को देखकर डरिए मत कि एफआईज ने बहुत बेच दिया, अब क्या होगा हमारा। 743 करोड़ की कैश मार्केट में बड़े दिनों बाद खरीदारी की है, लेकिन मैं कोई इसको तवज्जो इसलिए नहीं देता कि एक्सपायरी के दिन के डेटा है। 781 करोड़ की घरेलू फंड ने खरीदारी की है। 700 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं। 2183, 2200 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे। दिखने में डेटा सब अच्छे अच्छे दिखते हैं, लेकिन ये कल एक्सपायरी का एडजस्टमेंट हो गया। आज दिखाओ ऐसे करके तब मजा आए तब मजा आए। तो ठीक है, ये डेटा तो गए, कोई काम के नहीं है। अब आइए वायदा कारोबार करें। एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है, नीचे की तरफ 17,000 के पुट पर 30 लाख शेयर है, सपोर्ट है। 17,300 हल्की फुल्की रुकावट है, 24 लाख शेयर है। सीरीज का पहला दिन है, डेटा कम है। बैंक निफ्टी के डेटा ऐसे है ही नहीं कि मैं उनके बारे में चर्चा भी करूं। मेरा भी एक लेवल है, 10 लाख से कम बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट है, उससे नीचे बात नहीं करता। फिर आपने मेरे लेवल की बात नहीं मेरे लेवल से नीचे की बहुत कम है। आप आज बनेंगे डेटा, ठीक है सर। ये स्टैंडर्ड तो रखना पड़ेगा ना, थोड़ा तो रखना पड़ेगा, एब्सोल्युटली सर। अच्छा, हम बाकी स्टॉक्स और नतीजों की आज बात तो करेंगे सर, बट एक कंपनी जिसके नतीजे तो अच्छे आए हैं, बट एक और फैक्टर हुआ है, वेदांता। लगातार पिछले 1.5 साल से आपका इस पर भरोसा बना हुआ है। जब से डीलिस्टिंग ऑफर फेल हुआ है, आपने कहा था बने रहिए, खरीदारी करिए, किसी भी लेवल पर लीजिए और डिविडेंड का फायदा उठाइए। कल 31 रुपए 50 का आई थिंक इन्होंने 31.5 का डिविडेंड डिक्लेयर कराया। तब से अब तक का अगर आप डिविडेंड देखें तो 86.5 डिविडेंड आ जाता है, 87 इनका 87.40 का डीलिस्टिंग प्राइस था। सो दीप, और आपको याद होगा इस हफ्ते भी जब हम थोड़े मेटल्स पे बेरिश हुए पिछले हफ्ते से कि मेटल सेल ऑन राइज है, तभी हमने कहा एक्सेप्ट वेदांता, अभी भी कहा था, यस एक्सेप्ट वेदांता मेटल। तो देखिए
यही चीज है। अगर आप सोचिए कि अगर आपने 2 साल पहले एक स्टॉक खरीदा, 2 साल भी नहीं ना, 2 साल भी कहाँ, अक्टूबर 2020, अक्टूबर से थोड़ा सा पहले, मतलब 2000 मान लिया, अप्रैल मई का समय से मान लीजिए, 2 साल पहले 87 रुपये 40 पैसे पे वेदांता का डीलिस्टिंग ऑफर था, और 86 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड 2 साल में कंपनी ने मारा। इससे आपको पता चलता है कि प्रमोटर कितना स्मार्ट है, कितना आगे की सोचता है। समझो, अगर मैं ये तो नहीं कहता कि हमारी वजह से डीलिस्टिंग ऑफर फेल हुआ, ऐसी गलतफहमी न हमें न किसी और को होनी चाहिए, और न किसी को मानना भी चाहिए कि हमारी वजह से हुआ है, लेकिन हमने इन्वेस्टर्स को सही समय पे जगाया तो सही कि कम से कम आप डीलिस्टिंग ऑफर में शेयर दीजिए मत। सो और नहीं हुआ तो आज देखिए जितना प्राइस जो उनकी इंडिकेटिव प्राइस था उतना तो डिविडेंड दे चुके हैं, यानी कि 425 रुपये तो आपके फ्री के हैं ये। एब्सोल्युटली। कौन सा ऐसा स्टॉक है जो 2 साल के अंदर अंदर आपको उस डिविडेंड उतना दे दे कि आपका स्टॉक फ्री हो जाए। चलो मान लो सबने 87 रुपये में लिया, किसी ने 100 में लिया होगा, 110 में लिया होगा, 125 में लिया होगा, मैं तो बोलता हूँ 160 पे वापस आया था ऑफर, 230 पे आया था, 250 पे आया था, 250 पौने 300 तक तो हमने रिकमेंड किया था। उसके बाद तो हमारी होल्ड की राय थी। तो अगर वहां से भी आप लेके बैठे हैं तब भी कितना और अभी भी और डिविडेंड आएगा, अभी भी आएगा, आने वाले समय में और आएगा ही आएगा। आप देखो 10-10 हजार करोड़ का EBITDA कर रही है अगर कंपनी क्वार्टरली, तो गजब ही है ना फिर। करेक्ट। डेट रिडक्शन जबरदस्त हो रहा है। सो नो डाउट कमोडिटी साइकिल ऊपर नीचे होता है, उसके हिसाब से थोड़े भाव ऊपर नीचे 5-10% कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप 150-200 से लेके बैठे हैं और 25-50 रुपये का मूव फिर आपको देखना नहीं होता है। सो आई थिंक अगर अभी आपके पास वेदांता है तो मेटल शेयरों की में उतार चढ़ाव रह सकता है, ऊपर के लेवल पे हम बिकवाली की भी राय दे रहे हैं, लेकिन ये होल्ड है, ये होल्ड एब्सोल्युटली, ये होल्ड। जबरदस्त स्टोरी रही है। 2 स्टॉक और दीप देखिए, मैं जब कभी है ना इस तरह के स्टॉक्स सेलेक्ट करता हूँ जिसपे मैं लंबे समय के लिए बुलिश होता हूँ, तो उसमें एक फैक्टर मेरे लिए बहुत है, वो है डिविडेंड का। आप देखिए पॉलीप्लेक्स 8-9 क्वार्टर से लगातार डिविडेंड, बिल्कुल करेक्ट। तो अगर ऐसी कंपनियां कितनी है हिंदुस्तान में जो क्वार्टरली डिविडेंड देती है और कंसिस्टेंटली देती है, इतना कैश आप बना रहे हो और शेयर होल्डर्स में बांट रहे हो। बिल्कुल। BSE को देखिए, लगातार डिविडेंड देने वाली, कैश जनरेट करने वाली कंपनी, एब्सोल्युटली, बायबैक, बोनस, ये सारी चीजें हैं जो हिस्ट्री होती है इन कंपनियों के। तब वहां पर आपका लॉन्ग टर्म विजन बनता है कि 2, 3, 4, 5 साल के लिए लेके रखो। सो आई थिंक अगर आपके पास है तो अभी भी होल्ड कीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपर नीचे चलता रहेगा, मार्केट है, लाइफ है, होना भी चाहिए, नहीं तो मजा ही क्या है। लेकिन ये अच्छा है कि जिन लोगों ने होल्ड किया उनको पैसे बने हैं अच्छे। 95 का लो बनाया था डीलिस्टिंग फेल होने के बाद, वहां से अब देते हैं 4 गुना गेन, और डिविडेंड को एडजस्ट कर ले तो 5 गुना गेन। करेक्ट, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो वेदांता डीलिस्टिंग ऑफर फेल होने के बाद भी फिर हमने कहा था 100 रुपए में कि अब वापस लीजिए। अब तभी आपने कहा था कि वहीं से आपने बोला, बहुत लोगों लगा कि 140 का आपने तो क्या बोला मत दीजिए, 140 का 100 हो गया, ये हो गया। ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ, अच्छा भी होता है। कभी कभी कुछ चीज़ हम अच्छी करते हैं, ज़्यादातर तो खराब ही करते हैं। वेदांता तो सुपर सक्सेस स्टोरी रही है अब तक के, शानदार रिटर्न्स, और अभी भी होल्ड करिए। अनिल जी यही राय वेदांता पर दे रहे हैं। आइए वेदांता के साथ और कौन से स्टॉक्स पर आपको रखनी है नजर, नतीजों का रिएक्शन, खबरें और ब्रोकरेजेस। कुशल, वरुण, अरमान और साथ ही आशीष हैं तैयार। शुरुआत करते हैं कुशल आपसे। मॉर्निंग, बताएं आज की ट्रिगर्स और खबरें कौन सी है। मॉर्निंग दीपांशु, आप देखिए यहाँ पर रिजल्ट हैवी डे होने वाला है आज। निफ्टी से 3 कंपनियां, इनफैक्ट 4 कंपनियां अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। इंडसइंड बैंक, मारुति सुजुकी और अल्ट्राटेक सीमेंट के मार्केट आज के दौरान ही नंबर्स आने वाले हैं, 1 बजे के बाद ही मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेड है। साथ ही विप्रो पोस्ट मार्केट अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। F&O स्पेस से कैनफिन होम्स, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, टाटा केमिकल्स और SBI कार्ड्स पर भी नजर रखिए, नंबर्स यहां पर भी आएंगे। इंडो मींस यहां पर आज से NSE पर लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। IPO अपडेट्स है, कैंपस एक्टिववेयर का आखिरी दिन IPO लगभग 52 टाइम्स आप कह सकते हैं बढ़ता हुआ नजर आया, जिसमें रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन भी अच्छा रहा। ऑलमोस्ट 7.5 गुना यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आया। QIB का 152 टाइम्स आया। तो यहाँ पर अच्छा रुझान IPO की तरफ जो रिस्पॉन्स है कैंपस एक्टिववेयर को बढ़िया मिलता हुआ दिख रहा है। रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर का IPO, यहाँ पर IPO का आखिरी दिन है आज। दूसरे दिन IPO ऑलमोस्ट 0.5 टाइम्स ही बढ़ता हुआ नजर आया है। रिटेल निवेशक जो है 0.82 टाइम्स यहाँ पर सब्सक्राइब करते हुए अब तक दिखे हैं। रिजल्ट्स के लिहाज से एक्सिस बैंक नंबर्स मिले जुले रहे हैं, बट लार्जली थोड़े से अच्छे साइड पर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें
आप जीएनपीए देखिए 3.17% से घटकर 2.8%, एनएनपीए भी 0.9% से घटकर 0.73% पर आती हुई दिखी है। ये क्वार्टर फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही कंपनी की जो एनआईएम्स है वहाँ पर 3.4 से 3.5% की हुई है। हमारा अनुमान भी 3.5% का ही था। एनआईए के लिहाज से 17% की ग्रोथ यहाँ पर रही है और अंत में मुनाफा आप देखिए 54% बढ़कर 4,118 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। डिपॉजिट्स 19% बढ़े हैं। चलिए, बोर्ड ने इनफैक्ट यहाँ पर डिविडेंड का भी ऐलान किया था ₹1 प्रति शेयर का। अंबुजा सीमेंट्स F&O स्पेस से यहाँ पर नंबर्स आए हैं। स्टैंडअलोन आधार पर जो नंबर्स हैं Q1 CY22 के नंबर्स हैं। बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर्स। मुनाफा लगभग 26% गिरकर 495 करोड़ पर आया है। हालांकि हमारा जो अनुमान था वो 429 करोड़ रुपए का था। मार्जिन के लिहाज से 18.5% की मार्जिन की एक्सपेक्टेशंस थी, 20.1% पे मार्जिन आए हैं और कंपनी की जो रियलाइजेशंस है वहां पर भी 6% की ग्रोथ रही है। हमारा अनुमान लगभग 3 से 4% की ग्रोथ का ही था। तो हर एक पैमाने पर नंबर्स ठीक ठाक अंबुजा सीमेंट। ओके, तो ये हैं आपके लिए नंबर्स। थोड़े और नंबर्स जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, मॉर्निंग बताएं। ओके, नंबर्स बताऊंगा उसके पहले इंडिया मार्ट इंटरमेश यहाँ पे कंपनी ने बायबैक का ऐलान किया है। 6,250 रुपये के भाव पे बायबैक करेंगे। प्रमोटर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। करंट मार्केट प्राइस से करीब 27.5 रुपये ऊपर के भाव पे बायबैक का ऐलान किया है। करीब 1.6 लाख शेयर जो है उनको 1.60 लाख शेयर जो है उनका बायबैक कंपनी करेगी और बायबैक पे करीब 100 करोड़ के आसपास का खर्च जो है ये कंपनी करने वाली है। तो इसके चलते इंडिया मार्ट पे आप नजर रखेगा। बायोकॉन यहाँ पे ठीक ठाक नतीजे है। रेवेन्यूज 30% के आसपास बढ़े हैं, एबिटा भी बढ़ा है, मार्जिन्स भी बढ़े हैं 23.7% से बढ़ के 24.6%, लेकिन मुनाफा जो है वो गिरा है। करीब 4% के आसपास की गिरावट है, 284 करोड़ के आसपास की आया है। वेदांता आपने जैसे कि डिस्कस किया, डिविडेंड तो दिया ही है, साथ साथ नतीजे अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यूज में 41% के आसपास की बढ़ोतरी है, एबिटा में 51% की बढ़ोतरी है, मार्जिन 32% से बढ़ के 34% पे आए हैं, मुनाफा करीब 5,800 करोड़ पे आया है। हालांकि हमारा अनुमान 6,800 करोड़ का था, लेकिन फिर भी कंपनी का मुनाफा जो है वो ठीक है और अक्रॉस बिजनेस अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने मिला है। एम्फेसिस यहाँ पे एज पर एस्टिमेट नंबर्स है। रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे तो करीब 5% की बढ़ोतरी है, डॉलर रेवेन्यू में करीब 4% के आसपास की बढ़ोतरी है, मार्जिन्स बढ़े हैं 15.1% से बढ़ के 15.2%, मुनाफा में करीब 9.5% के आसपास की बढ़ोतरी है और डिविडेंड दिया है कंपनी ने 40 रुपये प्रति शेयर का। माफ कीजिएगा। हुतमा के इंडिया यहाँ पे भी नंबर्स अच्छे हैं। रेवेन्यूज 15% बढ़े, मार्जिन्स में बढ़ोतरी है 6.7% से बढ़ के करीब 7% पे आए हैं और मुनाफा जो है वो करीब 16 करोड़ से बढ़ के 24.5 करोड़ के आसपास से आया है। तो यहाँ भी नंबर्स अच्छे हैं और पीएनबी हाउसिंग मिले जुले नतीजे हैं। रेवेन्यूज जो है वो करीब 22% गिरे हैं, एनआईए करीब 28% 29% के आसपास की गिरावट है, लेकिन मुनाफा बढ़ा है, करीब 33-34% के आसपास का मुनाफे में बढ़ोतरी है। जाहिर सी बात है जो प्रोविजनिंग स्लिपेजेस कम हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट अक्रॉस बैंकिंग और एनबीएफसी काउंटर्स आपको देखने मिल रहा है। तो ये है आपके लिए कुछ और। अरमान, मॉर्निंग बताएं, आपके पास कुछ नतीजे और खबरें हैं, वो कौन सी है? शॉपर्स स्टॉप, जिसपे आय के अलावा अगर देखेंगे तो नतीजे वीक आए हैं। हालांकि आय जो है वो लगभग 5% बढ़ी है, एबिटा आप देखेंगे लगभग 20% घटा है, मार्जिन जो है वो 14% से घटकर 10.7% आए हैं और जो लॉस है वो घटकर 24.1 करोड़ से घटकर 15.9 हो गया है। इंडोरामा सिंथेटिक्स, उसमें अब मुनाफे के अलावा नतीजे बेहतर हैं। आय जो है वो लगभग 51% बढ़ी है, एबिटा वो लगभग 28.7% बढ़ा है, मार्जिन्स जो है हालांकि उस पर भी थोड़ा कट देखा गया है, 12.2% से घटकर 10.4% आए हैं और अगर मुनाफा देखेंगे तो वो 129 करोड़ से घटकर लगभग 107 करोड़ पर आया है। खबरों में सबसे पहले F&O स्टॉक्स, जिसमें शॉर्ट टर्म मार्जिन एप्लीकेबल हो जाएंगे जो पहले एक्सेस कैश के लिए थे। अब ये जो शॉर्ट टर्म ASM वाले जो स्टॉक्स, इन पर 50 से 100% तक का अतिरिक्त मार्जिन देना होगा इन F&O स्टॉक्स के लिए और ये 2 मई से ये लागू होगा। टीवीएस मोटर, हीरो मोटर, बजाज ऑटो पर ध्यान रखिएगा, जिसमें इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में बढ़ती आग की घटनाओं से अब सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है, जिसमें नए EV 2 व्हीलर को लॉन्च करने के लिए सरकार ने अब रोक लगा दी है। हालांकि जो ईवी कंपनियां हैं जो मौजूदा मॉडल्स दे रही है वो बेच सकती है। टाटा मोटर्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें FY23 में लगभग 80,000 EVs से ज्यादा EV का उत्पादन का उनका लक्ष्य है और अगर FY22 में देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ 19,000 EV का उत्पादन किया था। टाटा पावर, जिसमें नार्डेको से MOU करार किया है और पूरे महाराष्ट्र में 5,000 EV चार्जिंग स्टेशंस लगाने का ये करार किया गया है। कैम्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें कैम्स फिनसर्व ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक कोलैबोरेशन किया है और भारत में अकाउंट एग्रीगेटर्स मार्केट को डेवलप करने के लिए कोलैबोरेशन किया गया है और अंत में एक बल्क डील है चेन्नई पेट्रो, जो हमारा नाक स्टॉक भी रह चुका है, जिसमें डोली खन्ना ने लगभग 10 लाख शेयर्स 263.15 के भाव पर खरीदे हैं। तो इतना एक्शन हुआ है चेन्नई पेट्रो में नाक देखने के बाद उन्हें भी समझ में आया कि बढ़िया नतीजे आएंगे। हमें तो पहले से ही पता हमें तो दिख ही रहा था। बिल्कुल, रिसर्च जो की नाक पे बहुत कमाल की रही। इस बार के नाक सारे मतलब नतीजे
वैसे मजबूती आए, ऊंची कर दी ना कूचिए। बढ़िया है। बिल्कुल। तो चलिए, ये है आपके लिए कुछ ढेरों नतीजे और खबरें, और थोड़ी देर में वरिंदर बंसल से भी करेंगे मुलाकात, कुछ और नतीजों का करेंगे विश्लेषण। आइए जानते हैं आशीष के साथ आज का ब्रोकरेज एक्शन FIR में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो बताएं जो ये बड़े नतीजे आए हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उस पर कौन सी रिपोर्ट्स हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले एक्सिस बैंक, यहाँ पर नतीजों के बाद गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा, 883 रुपये का लक्ष्य दिया है। 780 जो है कल की क्लोजिंग है, और मान रहे कि प्रोविजंस कम हुए, इसके चलते जो नतीजे हैं वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिले हैं। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, इनसे ज़्यादा बुलिश है क्योंकि 910 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ने 900 रुपये का लक्ष्य दिया है, और बाकी की ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी देखें तो अच्छी रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि जेफरीज ने भी खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य मामूली बढ़ा, 1040 से बढ़ाकर 1050 रुपये कर दिया है। अंबुजा सीमेंट, यहाँ पर देखें खर्चों में जो कटौती की है इसका फायदा देखने को मिला है। कुछ ब्रोकरेज हाउस जो है काफ़ी पॉजिटिव हैं, लेकिन जेफरीज देखें तो इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। अब खरीदारी की राय को बदलकर होल्ड की राय दे रहे हैं, और जो लक्ष्य है वो इन्होंने बढ़ाया, हालांकि 360 से बढ़ाकर 400 कर दिया है। 383 जो है क्लोजिंग है। मैक्वायरी ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 383 से लक्ष्य को बढ़ाकर 390 कर दिया है। गोल्डमैन ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और करीब 345 से लक्ष्य को बढ़ाकर 390 कर दिया है। और सभी कह रहे हैं कि वेस्ट में जो एक्सपोजर है इनका, वहां पर जो है अच्छा प्रदर्शन हुआ है, इसके चलते नतीजे बढ़िया देखने को मिले। वेदांता स्टॉक लगातार सुर्खियों में बना रहता है, अब सबको पसंद आ रहा है। CLA से देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, हालांकि जो लक्ष्य उन्होंने 400 रुपये का दिया है, 412 की क्लोजिंग है, और ये मानने की डिविडेंड काफ़ी बढ़िया ऐलान किया गया, और नतीजे भी देखें तो बिल्कुल अनुमान के मुताबिक हैं। ऑयल, जिंक और एल्यूमिनियम यहाँ से प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया हुआ है। JP मॉर्गन देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे और ज़्यादा लक्ष्य दे रहे हैं, 412 की क्लोजिंग, जैसा कि मैंने बताया 490 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। SBI लाइफ, यहाँ पर देखिए मॉर्गन स्टैनली मार रहे हैं कि इनके जो VNB मार्जिन आए हैं वो इनके अनुमान से 6% बेहतर हैं, इसके चलते ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1450 रुपये के लक्ष्य के लिए। क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 1180 रुपये का लक्ष्य दिया है, और ये मान रहे हैं कि जो करंट मार्केट प्राइस है इसमें सभी अच्छे फैक्टर्स जो है पूरी तरीके से प्राइस्ड हैं। गोल्डमैन ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, और जो लक्ष्य है वो 1500 से घटाकर 1370 कर दिया है। ओके, तो ये तो रही आपके लिए कुछ बड़े नतीजे और कंपनीज पर रिपोर्ट्स। बाकी जो रिपोर्ट्स हैं वो कौन से स्टॉक्स पर हैं आशीष? दीपांशु, PNB हाउसिंग, यहाँ पर भी नतीजों का इंपैक्ट रहेगा। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 525 रुपये का लक्ष्य दिया है, और ये मान रहे कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कामकाजी जो इनका मुनाफा है इनके अनुमान से 14% बेहतर है। बैंक ऑफ अमेरिका जो है ये अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे, इन्हें नतीजे पसंद नहीं आए, इसके लिए 335 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। इसके अलावा गैस कंपनीज पर आज खास फोकस रखिएगा, क्योंकि क्रेडिट स्विस की तरफ से डिटेल्ड रिपोर्ट आई है, जहां पर देखें तो गुजरात गैस को रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, और लक्ष्य भी इन्होंने जो है आधा ही कर दिया थी, 635 से घटाकर 380 कर दिया है, 512 की क्लोजिंग है। MGL पर भी देखिए सिमिलरली रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, लक्ष्य 1500 से घटाकर 785। IGL पर भी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, और लक्ष्य 640 से काफ़ी बड़ा कट किया, 290 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। और अंत में बजाज ऑटो, यहाँ पर देखिए मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, और लक्ष्य 4007 से बढ़ाकर 4187 कर दिया है। JP मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, और लक्ष्य 3800 से बढ़ाकर 4200 का कर दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारी रिपोर्ट जिन पर आज रहेगा एक्शन। आइए बढ़ाते हैं एक्शन को आगे, और वक्त है पिक ऑफ द सीरीज का। सारे के सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार। गुड मॉर्निंग हिमांशु जी, करिए शुरुआत आपकी पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, पिक ऑफ द सीरीज के लिए मुझे पसंद है यूनाइटेड फॉस्फोरस यानी कि UPL लिमिटेड। 824 रुपए के आसपास का अनिल जी यहाँ पर क्लोज है। मेरा मानना है कि अप्रैल सीरीज में जिस तरह की वॉलेटिलिटी देखने को मिली बाजारों में, उसके बावजूद भी ये स्टॉक अपने हायर लेवल्स पर, अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास एक कंसोलिडेशन मोड में रहा, जिसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं स्टॉक में बाजार के अगेंस्ट एक काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई। और अगर हम मानते हैं कि मई के सीरीज में बाजार में थोड़ी सी जो वॉलेटिलिटी है वो कम देखने को मिल सकती है और बाजार यहाँ से एक रिकवरी दिखा सकते हैं, तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि यहाँ से एक नए हाइज बनाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर 950 से 980 रुपए तक के टारगेट्स आपको मई सीरीज में UPL में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से पिक ऑफ द सीरीज रहेगा। 790 रुपए का एक स्टॉप लॉस है, और इसके साथ यहाँ पर खरीद
खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, खरीदारी करने की राय आपके लिए यूपीएल में, और 790 का स्टॉप लॉस लगाकर 950 980 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। सुमित जी, सुप्रभात, बताएं सर आपका क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द सीरीज के तौर पे मे सीरीज में मेरे को ऐसा लगता है कि आईटी सेक्टर पे नजर रखनी चाहिए, और आईटी सेक्टर के अंदर स्टॉक्स में एक एक करके बाइंग आएगा तो खरीदारी करके काम करना चाहिए। तो मेरे रडार पे जो स्टॉक आया है वो है टीसीएस। 3550 3580 के आसपास इसके अंदर खरीदारी करें। टीसीएस के अंदर पिछले 4-5 दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और पूरा आईटी सेक्टर ने गिरावट दिखा दिया। गिरावट दिखा के कल पुलबैक बाउंस बैक का पहला दिन था जो हमको संकेत मिला था इन स्टॉक्स के अंदर। तो मेरे को लग रहा है कि टीसीएस अब आने वाले दिनों के अंदर यहां से एक बढ़िया ऊपर का मूव दिखा सकता है। स्टॉक के अंदर जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 3475 3500 के आसपास है, तो 3475 का तो इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 3700 रुपए से लेके 3800 रुपए तक के लेवल टीसीएस में आने वाले दिनों में देखने को मिलने चाहिए। तो पिक ऑफ द सीरीज के तौर पे टीसीएस में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, टीसीएस है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करें। मई सीरीज के लिए ये राय है आपके लिए सुमित जी की, 3700 3800 का टारगेट। आइए, तैयार है हमारे साथ सचिन जी भी। सचिन जी बताएं सर आपकी पसंद की पिक इस सीरीज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर दो स्टॉक्स अभी भी रेडार में है एंड ऑन द पॉजिटिव साइड है। एक तो मैं अपडेट देना चाहूँगा, पिछले सीरीज में हमने भारतीय एयरटेल में बाइंग करने की सलाह दी थी एंड बाइंग और डिक्लाइंस की सलाह दी थी। सो लगभग 730 के आसपास के एक्सपेक्टेड लेवल्स थे, वहाँ से मुझे लग रहा था कि रिबाउंड होना चाहिए, एंड ऑलमोस्ट उसी तरह ये पर्टिकुलर वेव शेपअप हो रही है। तो यहाँ पर एक अपडेट होगा कि यहाँ से फर्दर पोजीशन और भी ऐड किए जा सकते हैं। एक फ्रेश स्टॉप लॉस होगा 705 का ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड 820 का जो हमने लक्ष्य पिछले सीरीज में भी रखा था, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लक्ष्य इस सीरीज के लिए भी कंटिन्यूड रहना चाहिए जिस तरीके से ये वेव फॉर्मेशन है। एंड जो सेकेंड कॉल है वो है यूपीएल पे। इनफैक्ट काफ़ी अच्छा वीव फॉर्मेशन ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आया था, उसके बाद एक अच्छा वीकली चार्ट पे कंसोलिडेशन हुआ है। जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर सीरीज में 900 के ऊपर के स्विंग्स तो कंफर्टेबली बनने चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर एक फ्लोर एस्टैब्लिश हुई है 800 लेवल के आसपास, तो मुझे लग रहा है 805 के वीकली बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करनी है, एंड 910 मेरे लिए होगा रिविजन। ये है आपके लिए यूपीएल खरीदारी करने के लिहाज से सचिन जी की तरफ से भी आता हुआ स्टॉक। और यूपीएल वैसे तो सिद्धार्थ जी को भी पसंद है। अब पिक ऑफ द सीरीज यही है या कोई और? सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आप एकदम सही याद रखते हैं कि यूपीएल वन ऑफ माय फेवरेट्स है और वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनियों में आता है एग्रीकेमिकल में। ये तो मेरा फेवरेट है, सभी ने कह दिया तो नया कुछ लाना पड़ेगा, और नया ही स्टॉक है मेरे पास, और वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, और कंपनी का नाम है परसिस्टेंट। कंसिस्टेंट परफॉर्मर, परसिस्टेंट पे खरीदारी की राय। परसिस्टेंट सिस्टम्स, इसके Q4 नतीजे भी मुझे ठीक ठाक लगे, प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा जंप देखने मिला। मैं मानता हूं परसिस्टेंट सिस्टम पे खरीदारी की राय दूंगा। टारगेट रखेंगे 4640, 4640 का। परसिस्टेंट सिस्टम मिड कैप आईटी में मुझे लगता है कि अब काफी हद तक रुझान गिरावट का खत्म हो चुका है, तो आईटी में मैं पॉजिटिव हूं। परसिस्टेंट सिस्टम टारगेट 4640 के टारगेट के परसिस्टेंट सिस्टम्स पर करें खरीदारी। आइए कुछ नतीजे जहां पर बाजार रिएक्शन जरूर देने वाला है। एक्सिस बैंक, सत्य जी जरा देखें इसका चार्ट, थोड़े मिले जुले हैं। एनआईए को लेकर थोड़े सवाल बन रहे हैं कि क्या ये सस्टेनेबल है कि नहीं। मुनाफा अच्छी बढ़त दिखाते हुए दिखा है, एसेट क्वालिटी में हमने सुधार आते हुए देखा है, एटलीस्ट नेट एनपीए लेवल पर। क्या राय देंगे जहां तक नतीजों का बात और स्टॉक की बात है एक्सिस बैंक की? देखिए दीपांशु, विद इन द प्राइवेट सेक्टर नेम्स ये काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट रहा है थ्रू आउट द अप्रैल सीरीज, एंड अभी भी यहाँ पर अगर हम डेटा देखें तो 800 का हर्डल यहाँ पर काफ़ी एविडेंट है। मुझे लग रहा है एक डायरेक्शनल मोमेंटम 800-805 के ऊपर ही बनना चाहिए, बट हाल फिलहाल में भी जो एक करेक्शन आया था वो करेक्शन काफ़ी अच्छी तरह एब्जॉर्व हो चुका है, एंड जिस तरीके से वहाँ पर एक रिवर्सल फॉर्मेशन है जिसे हम स्पाइक के नाम से जानते हैं, तो कहीं जाकर यहाँ पर एक फ्लोर एस्टैब्लिश हो चुकी है 750 पे, तो मुझे लग रहा है उसके नीचे तो जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम लग रही है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक लॉन्ग बायस ही रखना है। अगर डिक्लाइंस मिलते भी है तो अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी 745 के स्टॉप लॉस के साथ। 800 मेरे लिए होगा रिविजन। ओके, तो ये है आपके लिए एक्सिस बैंक का। 800 पर रिव्यू करेंगे, बट मोमेंटम इसमें आपको दिखना चाहिए। अंबुजा सीमेंट, हिमांशु जी इस पर राय दें, नतीजों पर रिएक्ट करेगा आज?
दीपांशु देखिए, ये स्टॉक ऑलरेडी शायद कुछ न्यूज़ फ्लो के चलते पिछले कुछ दिनों से एक अच्छी रिकवरी दिखा चुका है। नंबर्स जहाँ तक मेरा मानना है इनलाइन बेटर नंबर्स हैं, तो 370 का एक लेवल रहेगा जिस पर मेरी नज़र रहेगी, डाउन साइड में जो कि एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो करीब 410 रुपए के आसपास है। तो फिलहाल जिनके पास पोजीशंस बनी हुई हैं 370 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं, या फिर 375 378 के जोन में अगर कोई टिप मिलता है तो वहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है। 410 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पे आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए अंबुजा 410 के टारगेट्स के लिए इस पर रखनी है नजर। इंडिया मार्ट, सिद्धार्थ जी इस पर राय दें, थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, नतीजे भी कमजोर आते हुए दिखे हैं। सामने ऑफ कोर्स इन्होंने बायबैक किया है लगभग 27-28% के प्रीमियम पर उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि पिछले साल QIP करके फंड जुटाए, इस साल आप बायबैक कर रहे हैं। ओवरऑल क्या रहा है सर इंडिया मार्ट पर? देखिए, इंडिया मार्ट पे दीपांशु न्यूट्रल से पॉजिटिव राय है। इसका कारण है कि B2B प्लेटफॉर्म का एकमात्र बिजनेस है इंडिया मार्ट भारत में, और मैं मानता हूं कि ये B2B प्लेटफॉर्म काफी यूनिक प्लेटफॉर्म है। अगर हमारे नेबर्स के साथ कंपेयर करें चाइना वगैरह में, तो यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा सक्सेस है। तो मैं मानता हूँ कि इंडिया मार्ट में आज जो मिले जुले नतीजे आए हैं, इसके ऊपर नजर ना देके मैं मानता हूँ कि फ्यूचर की अगर बात करें, किसी को होल्ड करना हो तो बने रहिए और 1-2 क्वार्टर दीजिए, मैं मानता हूँ परफॉर्मेंस आ सकता है। तो परफॉर्मेंस आ सकता है, फिलहाल थोड़ा कमजोर प्रदर्शन ही रहा है इंडिया मार्ट का। स्टॉक भी काफी वॉलेटाइल रहा है सुमित जी, हालांकि रिसेंटली एक बाउंस बैक दिखा है। चार्ट्स पर इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे सर? दीपांशु, स्टॉक के अंदर ओवरऑल गिरावट देखने को मिली है और लोअर लेवल्स पे अभी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। तो स्टॉक के अंदर जो इमीडिएट ऊपर में हर्डल और रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा वो 5000 का साइकोलॉजिकल लेवल होगा। ये लेवल जब एक बार ऊपर में ब्रेक होते हैं और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनेगा और फिर 200 से 300 रुपए तक का मूव शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इंडिया मार्ट में देखने को मिल सकता है। नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है 4750 4800 के आसपास है। ये लेवल जब तक टूटेंगे नहीं तब तक लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। 5000 का साइकोलॉजिकल इमीडिएट रेजिस्टेंस, वो टूटने के बाद 200 से 300 रुपए का मूव ऊपर में देखने को मिल सकता है। तो इंडिया मार्ट पर रखिए नजर, देखते हैं कैसे बाजार इस पर रिएक्ट करता है। बायबैक की खबर, साथ ही कमजोर नतीजे इस कंपनी के लिए आते रहे। वैसे भी काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर है, हाई से तो आधे से ज्यादा गिर ही चुका है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, यहां पर अच्छे नतीजे आते हुए दिखे हैं। सचिन जी कोई राय इसके चार्ट पर? दीप, यहाँ पर एक काफी बढ़िया पॉजिटिव आउटलुक है। मुझे लग रहा है एक काफी बढ़िया रिवर्सल ऑलरेडी सेट हो चुका है एंड कहीं जाकर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है, जिसकी नेकलाइन लगभग 1240 के आसपास है, जहां पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है। सो डेफिनेटली इसको अपने बाइंग रेडार पे ही रखना है। जिस तरीके से इसने एक रिवर्सल बनाया है 1100 के आसपास का, मुझे लग रहा है उसी के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन बनाई जा सकती है। पहला रिव्यू जोन होगा 1240 का एंड अगर वो सस्टेन हो जाता है ऑन वीकली बेसिस तो मुझे लग रहा है 1300 1350 के स्विंग्स काफी जल्दी बन सकते हैं। तो डेफिनेटली इसको अपने बाय रेडार पे रखना है 1100 के स्टॉप लॉस के साथ। ये है आपके लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। NBFCs पर भी रखिए आप नजर। बायोकॉन काफी डिवाइसिव स्टॉक है जहां तक परफॉर्मेंस की बात है। वैसे तो सुमित जी काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, बट नतीजे अच्छे हैं, आय में अच्छी बढ़त है, कामकाजी तौर पर अच्छी परफॉर्मेंस है, मार्जिन में हल्का एक्सपेंशन है, मुनाफा थोड़ा गिरकर आया है, बट ओवरऑल बायोकॉन का चार्ट 375 के लेवल पर। दिवांशु, पिछले 20 दिनों के अंदर स्टॉक ने लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड दिखाया है। 330 के लेवल से स्टॉक 380 तक आ चुका है और स्टॉक अभी यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। एक बार स्टॉक के अंदर 380 390 का लेवल ऊपर में कन्विंसिंगली क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है तो फिर बायोकॉन में और मोमेंटम बनेगा और फिर 400 प्लस 425 तक के लेवल आने वाले कुछ हफ्तों में बायोकॉन में देखने को मिल सकते हैं। तो एक तो जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग होल्ड करें, और अगर कोई डिप आता है 360 365 तक लोअर लेवल्स पे तो खरीदारी करें। 380 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 400 से 450 रुपए तक के लेवल फिर ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। हेलो, तो ये है आपके लिए बायोकॉन पर आइए बढ़ते हैं आगे और वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, चलिए करते हैं शुरुआत अच्छे नतीजों के साथ। कौन से रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं दमदार? गुड मॉर्निंग सर। ये बड़े वाले जो सारे स्टॉक्स थे, चाहे वो वेदांता हुआ, चाहे अंबुजा हुआ, आई थिंक एक्सेस हुआ, सब आपने बात कर ही ली है, तो मैं टाइम खराब नहीं करूंगा सर, उस पर बात ज्यादा करूंगा नहीं। मेरे हिसाब से सर जो मुझे सबसे अच्छे नतीजे लगे जो कल आए थे उसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और IIFL फाइनेंस सर, क्योंकि श्रीराम ट्रांसपोर्ट ऐसा कंपनी है सर जो CV साइकिल में बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है और कर सकता भी है आगे जाके। मगर इसमें एक ही जो नंबर मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूँ वो डिस्बर्सल नंबर है सर। ये हमें बता रहा है कि किस तरीके से डिस्बर्समेंट ग्रो कर रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि यहाँ भी क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रहा था,
आप डिस्बर्सल देखिए सर, 13%, 13.5% वाई वाई ऊपर है, 10% क्वार्टर क्वार्टर ऊपर है। आई थिंक इट्स अ रिकॉर्ड क्वार्टरली डिस्बर्सल फॉर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। इवन नेम्स मेरे ख्याल में 9 क्वार्टर हाई पे आए हैं, which is nearly 7% versus 6.8% quarter Y&Y और 6.65% क्वार्टर क्वार्टर। तो किसी भी तरीके से देखिए सर, ये स्टॉक मेरे ख्याल में 1.1 1.2 बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है, सस्ता स्टॉक है। और अगर आप सीवी साइकिल पे बुलिश है, दिस इज वन कंपनी जो आपको देखना चाहिए। आईएफएल फाइनेंस सर, डिस्क्लोजर सबसे पहले कि मैं बहुत बायस्ड हूं इस पे, मैं खुद ओन करता हूं, हमने अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हुआ है। तो एटलीस्ट जो रिजल्ट से लग रहा है सर कि मैनेजमेंट इज वॉकिंग द टॉक, जो उन्होंने बोला था उस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं। ये कंपनी है सर, मैंने ट्वीट भी किया अभी कि ऑल 20% आरओई से ऊपर कंपनी जो 1.5 टाइम बुक वैल्यू पे ट्रेड करती है। इंडिया में सर 3 ही एनबीएफसी है सर, बजाज फाइनेंस, चोला और मुथूट, जो 20% आरओई से ऊपर बनाती है और उनका वैल्यूएशन कभी 4 टाइम है, 5 टाइम है, 6 टाइम है, उस तरीके से वैल्यूएशन है। और ये आपको 50-60% डिस्काउंट पे ये कंपनी मिल रही है। नंबर की बात किया जाए सर तो 30% पैट इसका ऊपर हुआ है, वाई इवन क्वार्टर क्वार्टर में 4% ऊपर देखा है। नेम्स आपको इसके थोड़े से कम दिखेंगे सर, वो इसलिए बिकॉज इनकम रिवर्सल चेंजेस हुए थे एनपीए रिकॉग्निशन लॉस में आरबीआई के थ्रू। तो उस तरीके से अगर आरओए देखें तो आरओए तो इंप्रूव हुआ है इसके 2.8% से 3%। आरओए जैसे मैंने बोला 21% के आसपास रहे हैं। एयूएम ग्रोथ हो रहा है, एसेट क्वालिटी भी आपको थोड़ा सा दिखेगा, बट दैट इज टेक्निकल फैक्टर बिकॉज आरबीआई नॉर्म्स आए थे 12 नवंबर 2022 को। उस तरीके से अगर कोई बोलता है कि इसके एनपीएस बढ़ गए हैं, that was only because the RBI norms. Otherwise, जो हमारा थीसिस है, जिस तरीके से ये कंपनी चल रहा है, आई थिंक वेरी वेरी गुड। छोटी कंपनी में सर एक दो कंपनीज है आई थिंक इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, किर्लोस्कर न्यूमेटिक और फिनोटेक्स केमिकल्स। आई थिंक जिस टाइम पे सबको ये डर लग रहा है कि इन्फ्लेशन ज्यादा है, कमोडिटीज ज्यादा हो रही है, उस टाइम पे भी इन कंपनीज ने अच्छा किया, दैट इज गुड। किर्लोस्कर न्यूमेटिक देखिए सर, वाई एंड वाई क्वार्टर क्वार्टर दोनों ऊपर है, मार्जिन 20% आए कंपेयर टू 10% क्वार्टर क्वार्टर, 17% वाई एंड वाई, प्रॉफिट ऊपर था, सेल्स भी अच्छी आई है सर। तो सेल्स भी एटलीस्ट टॉप 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 अप ग्रोथ हो रहा है, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। क्वार्टर क्वार्टर 227 करोड़ से 400 करोड़ हो गया किर्लोस्कर न्यूमेटिक। फिनोटेक्स केमिकल्स एक कंपनी है सर जो टेक्सटाइल स्पेस में केमिकल्स का काम करती है ना, सिंपल लैंग्वेज। तो उस तरीके से भी इसका सेल्स वाई एंड वाई क्वार्टर क्वार्टर ऊपर है, मार्जिन गुड कि हाँ भी वाई एंड वाई मेंटेन्ड है। हमने देखा कि थोड़े से कम हुआ है क्वार्टर क्वार्टर, बट एटलीस्ट गुड रिजल्ट्स इन दैट स्पेस। सो मैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट, आईएफएल फाइनेंस को टॉप पे रखूंगा सर, और ये दो मिड कैप कंपनीज को देखूंगा। ओके तो ये है आपके लिए अच्छे नतीजों की लिस्ट। और अब आइए देख लेते हैं वो रिजल्ट्स जो आपको दिख रहे हैं थोड़े कमजोरी वाले। बताएं वरिंदर, कौन से हैं वो स्टॉक्स? सर सबसे पहले इंडिया मार्ट, मतलब आई हैव नो क्लू सर कि 15,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी 100 करोड़ का बायबैक क्यों करती है, टू बी ऑनेस्ट। इज इट जस्ट टू शो कि हम बायबैक कर रहे हैं? 100 करोड़ बायबैक में 15,000 करोड़ मार्केट कैप को क्या फर्क पड़ता है? और आपने पहले किया था, उसके बाद बायबैक कर रहे हो, आई हैव नो क्लू। बट अगर नंबर्स पे ही बात किया जाए सर, तो मार्जिन 9 क्वार्टर लो पे है। मार्जिन इसके जो 40-50% होते थे, आज 30% से कम हो गए हैं। सो ग्रोथ नहीं आ रहा टॉप लाइन पे, वो दिख रहा है अपने को, बट एबिटा मार्जिन इस तरीके से इंपैक्ट हो रहे हैं। एबिटा 57 करोड़ वर्सेस 80 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर और 85 करोड़ वाई एंड वाई। मार्जिन जैसे मैंने बोला सर, एक कंपनी 40-50% मार्जिन करती थी, अभी तो पूरा डिटोरेट हो गया सर, और महंगा, बहुत महंगा स्टॉक है। और दो कंपनी जैसे स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, ऑनेस्टली आई हैव नेवर बीन अ फैन ऑफ दिस कंपनी। क्वार्टर क्वार्टर देखेंगे तो आपको लॉस टू प्रॉफिट दिखेगा, बट आई एम लुकिंग वाई एंड वाई फॉर दिस कंपनी। वाई एंड वाई अभी भी एबिटा 64% डाउन है। सो नथिंग प्लीजेस मी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इन स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। और शॉपर स्टॉप सर, जैसे कल ट्रेंड का बात कर रहे थे हम, इंडियन हुडिल्स का बात कर रहे थे, तो वो थर्ड वेव का इम्पैक्ट आ रहा है इन सब कंपनीज पे, वो देखा, तो इसलिए शॉपर स्टॉप के नंबर भी थोड़े से कमजोर थे। ये है आपके लिए अच्छे और कमज़ोर नतीजे, पूरा का पूरा विश्लेषण आपके लिए। धन्यवाद वरिंदर ये सारे रिजल्ट्स के लिए। हाँ, एक और चीज़ जो कल हम डिस्कस कर रहे थे शॉर्ट में, जल्दी से एक बार पूछ लें, वो जो डील हुई थी TV18 वाली, जो आप कह भी रहे थे कि ये डील अच्छी नहीं है, कल 20% निचले सर्किट पर जाकर बंद हुआ, क्या है व्यू अब आपका? सर देखिए सर, ये डील बहुत बहुत बढ़िया है। अगर आप सिर्फ वायोकॉम को देख रहे हो तो वायोकॉम के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज दो महारथी आ जाते हैं, अभी उनका आईपीएल का भी बिडिंग होगा, ये सब चीजें वायोकॉम के लिए बहुत अच्छा है। तो वायोकॉम में जब TV18 पहले 51% ओन करता था, अभी बिकॉज अभी बहुत कुछ होने वाला वायोकॉम में, तो उसका डाइल्यूशन हो रहा है बहुत ज्यादा। वो डाइल्यूशन मार्केट में हम सोच रहे थे कि यार 30-40% डाइल्यूशन हो सकता है, बट जो सुनने में आ रहा है कि उसका डाइल्यूशन अभी तक भी बाहर तो आया नहीं है, 18-20% भी हो सकता है। तो आप सोचिए कि आपका एंटिटी कितना भी बड़ा हो जाए, बट उसमें एज अ TV18 जो लिस्टेड एंटिटी है, उसका शेयर होल्डिंग अगर 51% से कम हो जाता है, इतना बड़ा डाइल्यूशन हो जाता है, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। वायोकॉम बनेगा बड़ा, बट वो कल बड़ा बनने वाला नहीं है।
आईपीएल का बिडिंग बहुत एग्रेसिव होगा सर, बहुत 35,000, 40,000, 50,000 करोड़ तक भी बिडिंग जा सकता है। आपको नंबर कल नहीं दिखेगा, आपको नंबर 3, 4, 5 साल के बाद दिखेगा, उसका नंबर दिखेगा। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा ये, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। बट आई एम सेइंग कि वो बहुत नजदीक नहीं है, स्टॉक ऑलरेडी 100% भाग चुका था। और वाई मतलब लिस्टेड एंटिटी में आपने कुछ रखा ही नहीं है, मतलब बहुत कम रखा है। और अगर आप शेयर होल्डिंग देखें तो इसमें जियो प्लेटफॉर्म का और रिलायंस का सर अभी शेयर होल्डिंग ज्यादा होगा टीवी18 से। सो नॉट प्लीज्ड विद द वे द डील इज स्ट्रक्चर्ड। आई होप कि वो स्ट्रक्चर एक्चुअली फॉर्मली बाहर आए। एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड इज अ मटेरियल सब्सिडरी है सर टीवी18 की जो लिस्टेड एंटिटी है, और अभी तक कोई भी डिटेल्स ऑफिशियली बाहर नहीं आया। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा विश्लेषण। धन्यवाद वरिंदर ये नतीजों का विश्लेषण देने के लिए। आइए बढ़ते आगे, पिक ऑफ द सीरीज के लिए तैयार है जय ठक्कर। जय, बताएं आपका पिक ऑफ द सीरीज। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू दीपांशु। अनिल जी, पिक ऑफ द सीरीज में मैंने चुना है कोरोमंडल इंटरनेशनल, जिसमें जबरदस्त मोमेंटम हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में एक्सपायरी के दिन देखने मिला, और बैक्ड ऑन रिजल्ट्स एज वेल। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज में अनिल जी इसके जो प्रीवियस स्विंग हाइस थे करीब ऑन दी अपसाइड अगर मैं देख रहा हूँ तो 950 प्लस तक के जो लेवल्स है वो निकलते हुए हमें नजर आएगी। इनफैक्ट जो मेरा सीरीज का टारगेट इसका बन रहा है अनिल जी, दैट वुड बी 980 एंड 1030। सो 980, 1030 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे कोरोमंडल इंटरनेशनल अनिल जी। एंड इसका जो फ्यूचर्स है करीब 900 के आसपास अनिल जी क्लोज आया था। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 869 पर। सो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू काफी बढ़िया है कोरोमंडल इंटरनेशनल। यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशंस बनाए, स्टॉप लॉस एटलीस्ट फॉर अ डे, एक दिन के लिए हमेशा क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए फॉर दिस काइंड ऑफ अ पिक। ओके, 869 का स्टॉप लॉस खरीदें कोरोमंडल इंटरनेशनल 980 और 1030 के बड़े टारगेट के लिए। जुड़ चुके हैं वागले साहब भी, ले लेते हैं उनसे भी पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग सर। अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द सीरीज होगा एशियन पेंट्स, इसका हमने जिक्र कल भी किया था। कल एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है ये सीरीज में एक 10% की मूव आनी चाहिए। और आज मैंने जो कॉल दिया है ये मे फ्यूचर्स के हैं, क्योंकि ये पिक ऑफ द सीरीज है। 3253 का बंद है, 3190 का स्टॉप लॉस और 3600 तक के टारगेट्स में देख रहा हूँ ये पूरे सीरीज में। ओके, तो ये है आपके लिए एशियन पेंट्स में खरीदारी करने के लिए।